जो आज डिस्कस करेंगे दो टॉपिक है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। कर्व क्या होता है कि जब किसी तार पर हम कोई बल लगा के उसकी लंबाई में वृद्धि करते हैं, उसको खींचते हैं, तो वहाँ पर एक स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व आता है। तो उसको एक्सप्लेन करेंगे कि तार कब तक प्रत्यास्थता की सीमा में रहता है, ये लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी उसमें कब तक रहती है, और कितना फोर्स उस पर लगाएं तो कर्व कैसे बदल जाता है। या हम कहें कि जब किसी तार पर फोर्स लगाते हैं तो उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है फोर्स के साथ, वो ग्राफ के जरिए कैसे समझें, तो उसको कहते हैं हम स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। क्या है ये, इसको समझेंगे और उसके बाद समझेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेस्ड वायर, जो खिंचा हुआ तार है तो उसके अंदर कितनी स्थितिज ऊर्जा होती है, उसको यहाँ पर समझने वाले हैं। मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको कहते हैं हम डक्टाइल प्रॉपर्टी। एक ब्रिटल मटेरियल भी होते हैं, एक डक्टाइल मटेरियल भी होते हैं। डक्टाइल मतलब होता है कि या टेंसाइल मटेरियल जो होते हैं, यानी कि जो लंबाई में बहुत ज़्यादा खींचे जा सकते हो या जिनका बहुत महीन तार बनाया जा सकता हो, ऐसे मटेरियल। तो वहाँ पर ये कर्व हेल्प करता है कि कौन से मटेरियल ब्रिटल होंगे और कौन से मटेरियल वहाँ पर डक्टाइल प्रॉपर्टी रखते होंगे या खींचने वाली प्रॉपर्टी रखते होंगे। जैसे देखा होगा कि जो नोट के अंदर तार डाला जाता है तो वो कितना महीन तार होता है और वो मेटल होता है, तो तार को खींचकर इतना पतला भी किया जा सकता है। तो ये कुछ स्पेशल मेटल होते हैं, मटेरियल होते हैं जिनमें डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है और वो इतने महीन तार बना दिए जाते हैं फोर्स लगा के, वे टूटते नहीं है, बहुत पतले तार। ये तो गोल्ड एक ऐसा मटेरियल है जिसको बहुत बारीक तार में भी बनाया जा सकता है। गोल्ड जो नोट के अंदर, ये मेटल जो नोट के अंदर हम तार उसमें डालते हैं, तो वो ऐसे ही मटेरियल होते हैं जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं, जिनको जैसे अगर हम लोहे को कितना बारीक तार बना सकते हैं, लेकिन उससे भी बारीक तार या 1 ग्राम गोल्ड को हम बहुत लंबा तार बना सकते हैं। तो जितना उसमें डक्टाइल प्रॉपर्टी होगी उतना ही उसका लंबा तार बनाया जा सकता है। इस तरह से ब्रिटल मटेरियल को ज़्यादा नहीं खींचा जाता, वो ब्रेक हो जाते हैं। तो वो इस ग्राफ से समझते हैं। तो क्या इसका ग्राफ होता है, उसका कुछ ग्राफ इस तरह का होता है। एक तरफ स्ट्रेस यहाँ पर रखा जाता है वाई एक्सिस पे, और स्ट्रेन विकृति जिसको हम बोलते हैं, यानी कि लंबाई में परिवर्तन, हम इस तरफ उसको नोट करते हैं, और ये ओरिजिन यहाँ पर ये होता है। तो जैसे जैसे लंबाई में परिवर्तन होगा या स्ट्रेस, एक हमने इससे पहले अभी पढ़ा था कि जो हुक का नियम होता है, तो उसमें क्या था कि जो स्ट्रेस होता है, जो प्रतिबल होता है, वो विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। और फिर उसको देखा था कि वहाँ पर ई एक कांस्टेंट आया था, और उसको हम कहते थे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हम बोलते थे ई बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ये दोनों स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी के बीच में ग्राफ है कि कैसे कैसे उसका स्ट्रेन यानी कि विकृति क्या होता है। अगर हम तार को देखें तो उसकी लंबाई में परिवर्तन होता है, तो लंबाई में परिवर्तन उसका स्ट्रेस के साथ साथ कैसे परिवर्तित हो रहा है, ये उस ग्राफ को बताता है। तो एक लिमिट तक ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। अगर मैं यहाँ ए पॉइंट मानूं, ये ए पॉइंट है यहाँ पर, ये इसको ऐसे भी समझते हैं। मान लीजिए ये एक तार है और ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और इसको एक साइड से यहाँ पर ये फिक्स किया गया है, और नीचे इस पर एक भार लटकाया गया है mg कोई भी, तो इसकी लंबाई में परिवर्तन होगा। जैसे जैसे इस फोर्स को बढ़ाते जाएंगे इसकी लंबाई में परिवर्तन होगा। या इस फोर्स को बढ़ाने का क्या मतलब है, हम स्ट्रेस को चेंज कर रहे हैं, प्रतिबल को चेंज कर रहे हैं। प्रतिबल क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पर एरिया कौन सा होता है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है। फोर्स जो भी हम यहाँ पर बाहर लगाएंगे या mg जो भी लगाएंगे, तो ये प्रतिबल होता है। तो प्रतिबल चेंज होने का क्या मतलब है, फोर्स पर यूनिट एरिया हम कितना लगा रहे हैं, वो स्ट्रेस एक तरीके से हम यहाँ पर बोलते हैं। और स्ट्रेन क्या होता है, दैट इज अगर उसकी लेंथ में डेल्टा एल का परिवर्तन होता है और उसकी ओरिजिनल जो लेंथ है वो एल है, तो यहाँ पर डेल्टा एल अपॉन एल एक तरीके से क्या होता है, स्ट्रेन होता है, विकृति होता है।
तो लंबाई में परिवर्तन फोर्स के साथ साथ जैसे जैसे होगी तो स्ट्रेन भी चेंज होगा और स्ट्रेस के साथ वो कैसे वेरी कर रहा है ये ग्राफ उसको बताता है। तो एक पॉइंट तक वो स्ट्रेट लाइन आती है, यहाँ पर इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर ये हुक का नियम का पालन हो रहा है। क्या? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है तो इसका मतलब क्या? अनुक्रमानुपाती अगर वो है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कर्व स्ट्रेट आएगा। तो कुछ समय तक तो अगर किसी तार को खींच रहे हैं तो वहाँ पर उसमें प्रत्यास्था का गुण की वजह से वो हुक के नियम का पालन करता है, यानी कि जो स्ट्रेस होता है, जो प्रतिबल होता है, वो विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है और एक सीधी रेखा वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। इसके बाद जैसे जैसे प्रतिबल को बढ़ाया जाता है तो वहाँ पर कुछ ग्राफ इस तरह का आता है, इस तरह का। ये बी पॉइंट इसको अगर हम मान लें, हम यहाँ पर इसको बी पॉइंट मान ले जाए, ये बी पॉइंट। यहाँ पर क्या है? ये एक तरीके से इलास्टिक बॉडी है, ओ से ए तक इलास्टिक बॉडी है। इलास्टिक बॉडी का मतलब क्या हुआ? प्रत्यास्थ वस्तु का मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ से हम बल को हटा लें तो वो अपनी पहली वाली अवस्था में ये तार आ जाएगा। यहाँ से ये इलास्टिक बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है और यहाँ पर जो प्रत्यास्था का गुण है वो इसमें बना हुआ है। लेकिन एक समय बाद कुछ ग्राफ ऐसा आने लगता है, स्ट्रेट ना होके थोड़ा कर्व होने लगता है। स्ट्रेट क्या बताता है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है स्ट्रेन। जैसे जैसे स्ट्रेस चेंज हो रहा है स्ट्रेन भी चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर जो हुक का नियम है वो पालन हो रहा है। लेकिन ए से बी तक ग्राफ सीधा नहीं आया बल्कि थोड़ा कर्व आने लगता है। ये ग्राफ आता कहाँ से है? ये एक्सपेरिमेंटली इसको ग्राफ को देखा गया है। तो वहाँ पर इसको जब ये ग्राफ इस तरह का आया तो उसको एक्सप्लेन किया गया कि ऐसा ग्राफ आया क्यों। तो इसको ओ से ए तक बताया गया कि यहाँ तक तो स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होंगे, इसलिए वो ग्राफ स्ट्रेट आएगा। लेकिन ए से बी तक जब वो ग्राफ थोड़ा कर्व हुआ तो इसका मतलब वहाँ पर अब हुक का नियम का पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर हुक के नियम का पालन नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर भी देखा गया, अगर बल यहाँ से हटा लिया जाए तो भी बॉडी अपनी इनिशियल अवस्था में आ जाती है, यानी कि अभी भी उसके अंदर प्रत्यास्था का गुण मौजूद है, लेकिन हुक का नियम का पालन नहीं हो रहा है। लेकिन बॉडी अभी भी उसके अंदर प्रत्यास्था का गुण है, यानी कि अगर बल हटा लें तो वो अपनी पहली वाली अवस्था में आ जाती है। यहाँ से भी देखा गया कि वो अपनी पहली वाली अवस्था में आ जाती है। तो यहाँ पर लेकिन हुक का नियम का पालन नहीं होगा, ए से बी तक के बीच में हुक का नियम का पालन नहीं होगा। लेकिन बॉडी यहाँ पर क्या है? एक तरीके से इलास्टिक बॉडी है, अपनी पहली वाली अवस्था में अभी भी आ जाएगी। यहाँ से कर्व फिर थोड़ा और चेंज होता है सी तक। अगर हम इसको देखें, यहाँ पर बॉडी अब प्रत्यास्थ बॉडी नहीं रहती है, बी से सी तक बॉडी प्रत्यास्थ वस्तु नहीं रहती, इलास्टिक बॉडी नहीं रहती है। अगर बी के बाद उसकी लंबाई में परिवर्तन किया गया और फोर्स को हटा लिया गया तो फिर बॉडी अपनी पहली वाली अवस्था में नहीं आएगी, कुछ ना कुछ उसमें चेंज हो जाएगा। अगर मैं रबड़ को खींच दूं, कहाँ तक? बी से सी तक खींच दूं और उसको छोड़ूं तो फिर वो अपनी उसी लंबाई में नहीं आएगी बल्कि थोड़ा सा चेंज हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर इसका प्रत्यास्था का जो गुण है वो ख़त्म हो जाता है। अगर हम किसी बॉडी पे उसको खींच रहे हैं तो छोड़ेंगे तो वो अपनी पहली वाली लंबाई में नहीं रहेगी बल्कि उससे थोड़ी सी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये उसमें चेंज हो जाएगा, यानी कि ना तो यहाँ पर बी से सी तक ना तो हुक का नियम का पालन हो रहा है और ना ही बॉडी प्रत्यास्थ वस्तु है। ये जो पॉइंट है इसको यहाँ पर बी पॉइंट का, क्योंकि यहाँ तक ही उसमें प्रत्यास्था का गुण मौजूद है, इस बी पॉइंट को हम प्रत्यास्था की सीमा भी कहते हैं। दिस इज द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, बी पॉइंट को, क्योंकि ये यहाँ से बी तक वो उसमें प्रत्यास्था का गुण बना हुआ है। अगर बल हटा लें तो वो अपनी पहली वाली अवस्था में आ जाती है, लेकिन बी से बाद वो अपनी पहली वाली अवस्था में नहीं आती है और बॉडी कैसी हो जाती है? इनइलास्टिक हो जाती है, ये प्लास्टिक बॉडी जिसको हम बोलते हैं वो हो जाती है। तो अगर सी से डी तक उसको फिर बढ़ाया जाए, अगर और यहाँ से
तो फिर ग्राफ इस तरह का आता है और देखते हैं कि ये डी तक आते आते इसकी जो लंबाई में जो वृद्धि होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कहीं से पतली हो जाएगी, कहीं से मोटी हो जाएगी। जब तार को खींचते जाओगे तो फिर उसकी जो थिकनेस है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी, कहीं से कम खींचेगी, कहीं से मोटी हो जाएगी, कहीं से पतली हो जाएगी, इस तरह से। और ई तक आते आते और अगर उससे आपने डी तक बढ़ा दिया और प्रतिबल आपने हटा भी दिया तो भी वो वस्तु अपनी पहली वाली अवस्था में नहीं आती है और उसकी लंबाई बढ़ती जाती है और ई तक जाते जाते वो टूट जाती है, वो तार ब्रेक हो जाता है। तो ये इस ग्राफ का, या हम कहेंगे किसी तार पर जब बल लगाकर उसकी लंबाई में परिवर्तन किया जाता है तो कैसे कैसे उसकी लंबाई में परिवर्तन होता है, कहाँ तक उसमें इलास्टिक गुण मौजूद रहता है और कहाँ पर बॉडी प्लास्टिक हो जाती है और कहाँ पर हटा लेने से बॉडी अपनी पहली वाली अवस्था में आ जाती है और कहाँ पर बॉडी अपनी पहली वाली अवस्था में नहीं आती है। ये ग्राफ पूरी चीज़ें उसको समझाता है। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। ये ग्राफ आता है स्ट्रेस और स्ट्रेन के अंदर। इस ग्राफ को समझाना है कि उसकी जो लंबाई में परिवर्तन हुआ है वो ग्राफ ऐसा आया तो उसका मतलब क्या हुआ। तो एक इसमें ओ से ए तक देखा गया कि स्ट्रेट लाइन आती है, तो यहाँ पर तार के अंदर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और यहाँ पर हुक के नियम का पूरी तरह से पालन हो रहा है और बॉडी इलास्टिक प्रॉपर्टी उसके अंदर है। अगर फोर्स को हटा ले तो वो पहली वाली अवस्था में आ जाएगी। ए से बी तक देखा गया कि स्ट्रेट कर्व नहीं आता है, बल्कि एक उसमें स्ट्रेट लाइन नहीं आती है, कर्व आने लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेस और स्ट्रेन अनुक्रमानुपाती नहीं है। मतलब जैसे जैसे बल लगा रहे हैं उसमें उसकी लंबाई में परिवर्तन उस अनुरूप से नहीं हो रहा है जैसे पहले हो रहा था। अब या तो लंबाई उसकी कम बल लगाने से ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसमें परिवर्तन एक तरीके से स्ट्रेट लाइन नहीं है, यानी कि अनुक्रमानुपाती नहीं है, बल्कि क्या आया यहाँ पर, कर्व आया। तो यहाँ पर बी तक बॉडी अभी भी इलास्टिक है, क्योंकि यहाँ से बल अगर हटा ले तो वो पहली वाली अवस्था में अभी भी आ जाती है, लेकिन ए से बी के बीच में हुक के नियम का पालन नहीं होता है, क्योंकि कर्व स्ट्रेट नहीं है। हुक के नियम का पालन वहीं पे होगा जहाँ तक कर्व स्ट्रेट आता रहेगा। तो बी तक बॉडी इलास्टिक है और बी से जब सी तक स्ट्रेस बढ़ाया गया तो देखते हैं कि यहाँ से फिर भी एक कर्व ही आ रहा है, तो बॉडी इनइलास्टिक है, प्लास्टिक है। लेकिन यहाँ से अगर बल को हटा लिया जाए तो बॉडी अपनी पहली वाली अवस्था में नहीं आएगी, बल्कि उसकी लंबाई में थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर बॉडी इलास्टिक भी नहीं है और हुक के नियम का भी पालन नहीं हो रहा है। ये जो लिमिट है, इसके बाद जब वो इनइलास्टिक प्रॉपर्टी में आई और इससे पहले वो इलास्टिक प्रॉपर्टी थी, तो ये वो लिमिट है बी की पॉइंट। ये बी पॉइंट एक तरीके से वो है कि यहाँ पर जो इससे ऊपर तो इनइलास्टिक हो जाएगी, इससे नीचे इलास्टिक है, यानी कि इसको कहते हैं प्रत्यास्था की सीमा, इलास्टिक लिमिट बी पॉइंट को कहते हैं। सी से अगर आगे बढ़ाया गया तो तार में अचानक से परिवर्तन होने लगता है और वहाँ से स्ट्रेस को अगर हटा भी लिया जाए तो भी उसकी लंबाई में परिवर्तन होता जाता है और बॉडी ई तक आते आते टूट जाती है। इसके बाद हम आते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेच वायर है। कोई भी वायर अगर हम उसको खींच रहे हैं और उस वायर की लंबाई में परिवर्तन अगर यहाँ से खींचने के बाद डेल्टा एल उसमें परिवर्तन हो जाता है, तो वहाँ पर उसमें स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसको डेरिवेशन यहाँ पर है, छोटा सा डेरिवेशन है, उसको समझेंगे। तो अगर लंबाई में परिवर्तन, अगर फोर्स F या भार mg इस पर लगाते हैं तो यहाँ पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है वो डेल्टा एल अगर हो जाती है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर यहाँ पर ये A है, तो इसमें खिंची हुई तार में या हम कहें रबड़, खिंची हुई रबड़ में कितनी स्थिति ऊर्जा होती है। अब वो स्थिति ऊर्जा आती कहाँ से है उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि जो सॉलिड कहें या ठोस जो मटेरियल होते हैं उनकी अपनी एक स्टेबल स्ट्रक्चर होती है। मॉलिक्यूल अपनी एक फिक्स जगह में ठोस के अंदर सजे होते हैं। तो बॉडी के अंदर जो वो स्ट्रक्चर है उसमें अगर चेंज होगा तो बॉडी उसका अपोज करती है,
वो अपनी स्टेबल जो अवस्था है उसको खोना नहीं चाहती। अगर हम किसी लोहे को पीटना चाहें तो उसमें परिवर्तन अगर करना चाहें तो उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स अपनी एक संरचना बनाए हुए हैं, वो अपने संरचना में अगर उसमें डिस्टर्ब होता है या डिफॉर्म अगर वो बॉडी होती है, तो वो अंदर के जो मॉलिक्यूल हैं या उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है जो उसी स्ट्रक्चर को बनाए हुए है, वो अपने होने वाले परिवर्तन का अपोज करता है, विरोध करता है। और जब तार को हम खींचते हैं तो हमें भी उस मॉलिक्यूल, अगर इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हैं, इनके ये भी अपने एक निश्चित क्रम में सजे हुए हैं, तो यहाँ पर इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो इस चेंज होने का अपोज करता है। यानी कि हमें बाहर से फोर्स लगा के इस के अंदर जो ये फोर्स है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ता है। और यही कार्य उस तार के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। अब ये कितना कार्य होता है, ये कार्य हमें कैलकुलेट करना है, और यही कार्य उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है खिंची हुई तार के अंदर। तो उसको देखते हैं। तो वर्क अगर हम कहें कि यहाँ पर उसकी डेल्टा एल लंबाई में वृद्धि हमने की, डेल्टा एल लंबाई में, छोटी सी डेल्टा एल लंबाई में, डी एल है हमने उसको बोल रहे हैं, और फोर्स हमने कितना लगाया, एफ हमने तार पे फोर्स लगाया, जहाँ पर एफ इस पर फोर्स लगाया। बल गुना विस्थापन क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है एक तरीके से। तो ये छोटा वर्क हुआ, एक डी डब्ल्यू जिसको हम बोलेंगे डी डब्ल्यू, क्योंकि लंबाई में परिवर्तन छोटा सा किया है, बहुत सूक्ष्म परिवर्तन है, तो वर्क भी कितना, डी डब्ल्यू हमने इसके कहा। अगर हम कहें कि उसकी जो लंबाई में परिवर्तन है वो कितना करें, वो 0 से डेल्टा एल कर दें। अगर लंबाई में परिवर्तन कितना करें बल लगा के, 0 से, पहले 0 का मतलब कोई चीज़ नहीं था, परिवर्तन कुछ नहीं था, जो इनिशियल थी वही थी, बल लगा के कहाँ कर दें, डेल्टा एल तक कर दें। तो ये हुआ उसमें डेल्टा एल वृद्धि के लिए कुल कार्य। तो ये कुल कार्य हुआ 0 to W से इतना कार्य हुआ। तो ऐसे हम उसमें जितना भी लेंथ में परिवर्तन करना है उसके हिसाब से यहाँ पर कार्य हम निकाल सकते हैं। तो मान लिया W यहाँ से आया, और ये इंटीग्रेशन जो इसका समाकलन हम करेंगे, डेल्टा एल के लिमिट हो गई इसकी, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। फोर्स यहाँ पर जो है वो क्या होगा उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि जब तार हम खींचते हैं तो वहाँ पर एक यंग प्रत्यास्था गुणांक, मॉडुलस ऑफ यंग्स मॉडुलस, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला वहाँ पर क्या था, हाँ, इसके लिए जो यंग्स मॉडुलस था वो था y बराबर mg को मतलब फोर्स कह सकते हैं, और यहाँ पर क्या था, कैपिटल L अपॉन में क्या था, पाई आर स्क्वायर, इसको a कह सकते हैं, वो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था, इनटू में डेल्टा एल उसकी लंबाई में परिवर्तन था, ये था। तो ये पिछली क्लास में हमने डिस्कस भी किया था। तो यहाँ से फोर्स क्या है यंग प्रत्यास्था गुणांक के पदों में वो निकाला जा सकता है। तो यहाँ से फोर्स हम देखते हैं, तो फोर्स थोड़ा सा इधर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से ये वाई ए इंटू में यहाँ पर डेल्टा एल अपॉन में क्या आएगा एल, ये। तो एक तरीके से इतना फोर्स उसमें है, तो ये फोर्स हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि इंटीग्रेशन हमारा डेल्टा एल या डी एल के पदों में है, तो यहाँ से हमें वो इसका फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, एक तरीके से वाई ए इंटू में डी डेल्टा एल अपॉन में यहाँ पे क्या हो गया एल इंटू में डी एल, ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये डी एल जो है इसके रेस्पेक्ट में होगा, और बाकी सब चीज़ें यहाँ पर बाहर आ जाएंगी, यंग प्रत्यास्था गुणांक भी, उसका क्षेत्रफल भी, और यहाँ से एल भी, और ये यहाँ पर क्या होगा, ये वाला ये हो जाएगा डेल्टा एल का स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट होगी 0 to डेल्टा एल। इसको हल करेंगे, देखेंगे क्या आएगा, ये आएगा 1/2 और वाई ए डेल्टा एल यहाँ पर अपॉन का स्क्वायर अपॉन में क्या एल, तो ये निकल के आया।
तो ये यहाँ से मैं इसको ये लिख सकता हूँ, इस पर ज़रा ध्यान देंगे, यानी कि प्रतिबल क्या होगा, F/A बराबर Y डेल्टा L/L। तो ये जो यहाँ पर ये Y डेल्टा L, तो इसको ऐसे लिखेंगे, Y डेल्टा L/L एक साथ रखा मैंने, और A डेल्टा L को एक साथ रखा, ऐसे किया जा सकता है। इतने को मैं यहाँ से F/A लिख सकता हूँ, 1/2 F/A, और इतने को इसमें मैं थोड़ा सा और परिवर्तन कर रहा हूँ, यहाँ पर ये देखिएगा, इसको मैं डेल्टा L/L लिखूँगा, और AL इसको मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ, लिख सकता हूँ। L से L मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड किया। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, तो यहाँ पर जो ये वर्क है यही एक्चुअल में उसकी स्थिति ऊर्जा होती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इसको मैं U से भी दिखा सकता हूँ, यहाँ पर ये इसको U से भी मैं इसको नोट कर सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी को, यही उसकी वो स्थिति ऊर्जा है। अब 1/2 इसको लिख सकता हूँ मैं स्ट्रेस, इसको लिख सकता हूँ मैं स्ट्रेन, और ये AL क्या है वास्तव में, उसका वॉल्यूम, ये उसका वॉल्यूम है। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्ट्रेच्ड वायर। अगर मैं कहूँ एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व, तो उसको आयतन से भाग देना पड़ेगा, और ये आयतन है, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और तार की लंबाई। तो क्या है ये एक्चुअल में, क्योंकि A क्या है πr², L हो गया πr², L क्या होता है, एक तरीके का बेलन का आयतन, तो तार एक तरह के हम सिलेंडर ही मानते हैं। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, यानी कि यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी U इज इक्वल टू, ये यहाँ पर ये मैं कर दूं AL, तो ये होगा, दिस इज द एनर्जी डेंसिटी, या हम कहें कि एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो 1/2 स्ट्रेस इनटू में क्या, स्ट्रेन, ये। तो ये यहाँ से ये फॉर्मूला ड्राइव करना होता है, और इस पर कभी कभी न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी डेंसिटी, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड वायर।